इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये पूरा फुल ट्यूटोरियल है और इसमें हर एक डिटेल कवर की है, इसलिए ये इतना लंबा 30 मिनट का है। इसमें एक डिटेल कवर की है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ड्रोन कैसे बनाना है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं और कुछ ऐसी चीज़ें कवर की हैं जो कोई यूट्यूबर नहीं बताता, और अगर आपने वो अपने ड्रोन में नहीं लगाई या फिर वो सेटिंग नहीं की तो आपका ड्रोन क्रैश हो जाएगा या फिर आप अपने ड्रोन को खो दोगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें। और आपको अगर अपना ड्रोन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनाना है और ऐसी बहुत सारी बातें जाननी है जो कोई यूट्यूबर नहीं बताता, यहाँ तक कि फोरम्स भी नहीं बताते, जो अपने ऑडियो पायलट वगैरह के फोरम से ये अपने पिक्सॉक वगैरह के फोरम से वहाँ भी नहीं मिलते आपको, वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में देखी हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने 3 साल से जो मैं ड्रोन बना रहा हूँ, मैंने 3 साल में जितनी चीज़ें सीखी हैं वो मैं सब आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए आप इस ड्रोन को पूरा, इस वाले वीडियो को पूरा देखें। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में अपन ये ड्रोन बनाने वाले हैं। ये एक बहुत ही स्टेबल ड्रोन है और ये आपको आराम से अपने 1 से 1.5 लाख रुपए के ड्रोन में जितनी स्टेबिलिटी होती है उतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इस ड्रोन को मैंने मात्र 22,000 में बनाया है और ये जो रेट मैंने 22,000 बताया है, ये मैंने आपको flyrobo.in का बताया, इंडियन साइट इसका बताया है। आप अगर और कहीं वेबसाइट से लेंगे तो आपको ये 25 से 28,000 रुपये का पड़ सकता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ Flyrobo से ले, क्योंकि वहीं आपको सबसे सस्ते पार्ट्स मिलते हैं और ये कैश ऑन डिलीवरी भी देती है Flyrobo अपन को। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पर ड्रोन पार्ट्स लेना चाहते हैं तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। सारे पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। अब चलिए अपन इसको शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले आपको फ्रेम असेंबल करना। फ्रेम असेंबल करना मैं नहीं बता रहा, क्योंकि आपको यूट्यूब पे 1000 वीडियो मिल जाएंगे कि फ्रेम असेंबल कैसे करना है। और फ्रेम असेंबल करना ऐसी चीज़ है जो आप खुद कर सकते हो। आपको 4 स्क्रू कसने तो आते होंगे अगर आप ड्रोन बनाने बैठे हो तो। अब आपको सोल्डरिंग आयरन या सोल्डरिंग स्टेशन लेना है। सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग स्टेशन बड़ा वाला होना चाहिए। माइक्रो स्टेशन या फिर माइक्रो सोल्डरिंग आयरन यहाँ काम नहीं करेगी, आपको बड़ी वाली हाई वोल्टेज की सोल्डरिंग आयरन चाहिए। मैं यहाँ सोल्ड्रॉन की सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहा हूँ, आप सोल्डरिंग स्टेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको अपनी ये जो बोर्ड है, अपना ड्रोन के F550 का जो बोर्ड है, उस पर आपको हर जगह अपने कनेक्टर मिलेंगे ESC के और पावर मॉड्यूल पे। तो आपको यहाँ सोल्डर रख देना है थोड़ा थोड़ा सा। अब ऐसा सोल्डर जैसा कि मैंने रख दिया है, अब आपको सारी ESC कनेक्ट करनी है। तो आपको एक ESC ऐसे लेनी है, उसके बाद से आपको निकालने हैं और ESC इस टाइप से कनेक्ट करनी है जैसे मैं बता ही रहा हूँ। आपको ऐसे एक प्लायर ले सकते हैं, छोटे से प्लायर्स आते हैं उनको आप ले सकते हैं, क्योंकि हाथ से पकड़ना मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आप सोल्डरिंग स्टेशन के साथ नए हो, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो सोल्डरिंग स्टेशन से, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप हाथ से पकड़ के इसको यूज़ करो। तो इसलिए इस टाइप से जैसे मैंने पकड़ा है इसको प्लायर से, तो आप ऐसे प्लायर से पकड़ के इसको लगा सकते हैं। बाकी मैं तो हाथ से पकड़ के भी लगा सकता हूँ, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लायर से पकड़ के लगाएं। तो यहाँ इतना आपको करने के बाद आपको ऐसी सारी ESCओं को आपको इसी टाइप से वायर लगा लेने हैं। अब ऐसे अपन ने वायर लगा लिया। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने इसमें रेड सिमोंग की ये वाली ESC यूज़ की है। आपको अगर इस ड्रोन में और अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए तो आप इससे हल्की सी महंगी आती हैं अपनी DYS की ESC, और फिर उसके साथ DYS की मोटर यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रोन अपन बजट में बना रहे हैं, मतलब सस्ते में बना रहे हैं अपन, मात्र 22,000 में। तो इसलिए मैंने ये सस्ते पार्ट्स यूज़ किए हैं कि ये आप लोग बना सकें और इतनी स्टेबिलिटी ला सकें। अगर आप इसमें महंगी वाली ESC और मोटर यूज़ करते हैं तो इस ESC की लाइफ बढ़ जाएगी, मतलब आपकी ड्रोन की ESC बार बार ख़राब नहीं होगी। ये रेड वाली होती कभी कभार ख़राब हो जाती हैं, लेकिन इतनी ओकेजनली कभी कभार ख़राब होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर दिन ख़राब हो रही हैं। तो आप DYS की यूज़ करें तो अच्छा है अगर आपका बजट उतना है, और अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप ये वाली ESC यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इन ESCओं में भी। बाकी इन ESC पे मैंने 2 वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ESC कहाँ कहाँ अच्छी हैं और कहाँ कहाँ गंदी हैं। उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पे भी मैं दे दूँगा। तो आप देख ही सकते हैं, मैंने ESC के प्रिंसिपल को समझाते समझाते कि महंगी या सस्ती ESC लेनी चाहिए, मैंने सारी ESC सोल्डर कर दी है। अब सारी ESC सोल्डर करने के बाद अपन को पावर मॉड्यूल चाहिए। इसका काम रहता है कि अपनी बैटरी की जो पावर है उसका एम्पियर और वोल्टेज नाप के अपने पावर मॉड्यूल को, मतलब अपने फ्लाइट कंट्रोलर को बताया। अगर आप APM यूज़ कर रहे हो तो APM के साथ भी रहता है, पिक्सॉक के साथ भी है, वही काम करता है। तो पिक्सॉक का अपन लगा रहे हैं इस वाले में, तो अपन पिक्सॉक के लिए पावर मॉड्यूल लगाएंगे। तो पावर मॉड्यूल के आप देख सकते हो 2 राउंड पैड दिए गए हैं। ये अपने, अगर आप क्वाडकॉप्टर बना रहे हो उसमें भी यही रहेगा, उसमें भी बिल्कुल सेम चीज़ रहती है, बस उसमें 6
आर्म की जगह 4 आर्म रहते हैं और पावर मॉड्यूल वगैरह सब सेम रहेगा, बस आपको 2 आर्म कम करने हैं और फर्मवेयर आपको क्वाडकॉप्टर का अपलोड करना है उस पर हेक्साकॉप्टर की जगह। अब आप जैसे ही अपन ने ESC सोल्डर की थी वैसे ही आपको इसको सोल्डर कर लेना है, लेकिन इसको सोल्डर करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको सोल्डर आपको थोड़े अच्छे खासे, इसमें कंजूसी नहीं दिखानी है, आपको अच्छा खासा सोल्डर लगाना है और थोड़ा टाइम देके आपको अच्छे से सोल्डर करना है कि बाई चांस निकल ना जाए। क्योंकि पावर मॉड्यूल का क्या है कि आपको 6 की 6 ESCओं को पावर देनी, पावर GPS वगैरह हर पूरे ड्रोन की पावर इसी से जानी है, इसलिए इसका सोल्डर भी अच्छा तगड़ा होना चाहिए कि बाई चांस गर्म होकर ये निकल ना जाए, अपने आप पिघल ना जाए। क्योंकि ड्रोन की इतना ज़्यादा पावर लेटर ड्रोन अपने अच्छे 30 अपना ये समझ लो 100 से 150 एम्पियर भी ड्रोन ले जाते हैं कभी कभार, अच्छे बड़े बड़े ड्रोन। तो ड्रोन बहुत ही अच्छी पावर के रहते हैं, तो इसलिए आपको आराम से अच्छा खासा सोल्डर ESC में भी लगाना है और अपने पावर मॉड्यूल में भी लगाना है। अब यहाँ अपनी सोल्डरिंग की जॉब खत्म हो गई, अब आपको सारे कनेक्शन करने, तो सोल्डरिंग आयरन आप बंद करके साइड में रख सकते हैं। अब आपको ऐसे डबल साइडेड टेप लगाना है अपने वाइब्रेशन बोर्ड पे। ये अपना बोर्ड रहता है, ये अपने APM के साथ और पिक्सॉक के साथ भी लगाया जाता है। कुछ लोग इसको KK वगैरह के साथ, CC3D या फिर हर फ्लाइट कंट्रोलर के साथ, DJI वगैरह के नाजा V2 और लाइट में भी लगा देते हैं। लगा दो, उसमें भी अच्छी बात रहती है, लेकिन ये बनते पिक्सॉक और APM के लिए ही हैं। इनका काम ये रहता है कि जो अपने पिक्सॉक, APM या फिर किसी भी फ्लाइट कंट्रोलर के जो सेंसर होते हैं उस तक अपने ड्रोन की मोटर्स की वाइब्रेशन और प्रोपेलर्स की वाइब्रेशन ना पहुंचे। अगर आप महंगी मोटर्स यूज़ कर रहे हो, महंगी ESC यूज़ कर रहे हो, तो वो वैसे ही कम वाइब्रेट होती हैं। अपन सस्ती यूज़ कर रहे हो तो हल्की सी ज़्यादा वाइब्रेट होती हैं ये, तो उसके लिए अपन ये लगा देते हैं सस्ता सा तरीका। तो इससे होता क्या है कि अपना ड्रोन है वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, अपने सेंसर्स को वाइब्रेशन ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपका ड्रोन उतना स्टेबल ना हो जितना मेरा है। अब इसको आप देख सकते हो, मैंने अच्छा खासा टाइम लेके इसको लगाया हूँ। अब आपको ऐसे पूरे चढ़ के लगाना है। होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे ही रख देते हैं इसको, तो उससे मेरे को 2-3 लोगों ने बोला था कि भाई मेरा बीच फ्लाइट में फ्लाइट कंट्रोलर का वो निकल गया, डबल साइडेड टेप से चिपकाया था मैंने और वो निकल गया है। तो अब मेरे को प्रॉब्लम हो गई कि मतलब उनका ड्रोन क्रैश हो गया था। तो इसको आपको अच्छे से फ्लाइट कंट्रोलर को भी इस बोर्ड पे अच्छे से डबल साइडेड टेप से चिपकाना है और इस पर आपको अपना ये फ्लाइट कंट्रोलर भी अच्छे से चिपकाना है, तो दोनों साइड के डबल साइडेड टेप अच्छे रहें। अब इसमें मैंने आप देख ही रहा हो कि पिक्सॉक का जो अपना एरो है वो मेरे रेड आर्म की तरफ है, तो वाइट आर्म मेरा बैक साइड होगा इसका और रेड वाला अपना फ्रंट साइड होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ब्लैक, अगर आपको वाइट अपना बनाना है फ्रंट तो आप वाइट फ्रंट बना सकते हो, रेड फ्रंट बनाना है तो रेड फ्रंट बना सकते हो और ब्लैक बनाना है तो ब्लैक भी बना सकते हो। आपको बस रेड की जगह ब्लैक लगा देने हैं, या फिर आप देख ही सकते हो आपको जैसा फ्रंट बनाना हो आप उस हिसाब के कलर से उस टाइप के आर्म लगाओ, उस टाइप का अपना फ्रंट बना लो। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ अपना फ्लाइट कंट्रोलर लगा दिया और आपका जितना भी गंदा हुआ इसको एक बार साफ कर लो कपड़े से। उसके बाद आप इसको फाइनल कर दो कि अच्छे से चिपक गया, और जब आपको फाइनल हो जाए कि अच्छे से चिपक गया, अच्छे से हिला डुला के जैसा मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आपको इसमें GPS और अपना ये लगाना है। तो अब GPS तो अभी अपन नहीं लगाएंगे क्योंकि अपन ने ऊपर की प्लेट नहीं लगाई। ऊपर की प्लेट जब लगाएंगे तो वो लगाएंगे, लेकिन अपने पिक्सॉक के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे माइक्रो SD कार्ड, बजर, सेफ्टी स्विच और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब भी अपन को लगाना पड़ेगा। तो सेफ्टी स्विच का और बजर का ये रहता है, पिक्सॉक में अपना बजर लगता है पिक्सॉक की ट्यून्स के लिए। ये APM वगैरह में और नाज़र लाइट वगैरह में नहीं आता। पिक्सॉक में ये सेफ्टी स्विच और बजर का फीचर है और ये आपको सिर्फ पिक्सॉक में मिलेगा। और माइक्रो SD कार्ड जो मेमोरी कार्ड का भी स्लॉट है वो भी आपको सिर्फ पिक्सॉक में मिलेगा। कोई भी DJI के भी और KK में तो मिलता ही नहीं, और APM में भी नहीं मिलता। तो अगर आपको ये सब अच्छे फीचर्स चाहिए तो आप पिक्सॉक जाएँ। पिक्सॉक के बारे में मैंने एक पिक्सॉक का रिव्यू बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि पिक्सॉक चीज़ है क्या। आप ये समझ लो आपका बजट ज़्यादा नहीं है, मतलब आपका बजट है आराम से 5 से 6 हज़ार फ्लाइट कंट्रोलर का, और आपको बिल्कुल इतनी स्टेबिलिटी चाहिए कि अपनी DJI नाज़ा V2 जो अपना 17,000 का फ्लाइट कंट्रोलर है उसके हिसाब की स्टेबिलिटी चाहिए, तो उस काम के लिए पिक्सॉक है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि पिक्सॉक की औकात कितनी है, पिक्सॉक आपको कितनी स्टेबिलिटी दे सकता है। मतलब पिक्सॉक आपको आराम से 17,000 रुपये DJI नाज़ा V2 की स्टेबिलिटी दे सकता है। अब आप लोग पूछोगे कि भाई DJI नाज़ा V2 इतना महंगा क्यों है। पहली चीज़ तो वो ब्रांड DJI नाज़ा V2 मतलब DJI की वो है, और वो ओरिजिनल मिलते हैं, उनकी कॉपी बहुत कम आती हैं। अब जो मैं ये पिक्सॉक यूज़ कर रहा हूँ, अब पिक्सॉक में क्या रहता है कि आपने सुना होगा कि पिक्सॉक अंदर से तो ओरिजिनल रहता है सब कुछ, लेकिन इसकी प्राइस कट डाउन करने के लिए इसका जो ऊपर का फ्रेम है
तो फ्रेम की क्वालिटी कम कर दी जाती है। लेकिन ये आपको बहुत सारी वेबसाइट जैसे robo.in है, उस पर आपको कम क्वालिटी का फ्रेम मिलता है और प्राइस भी उसकी ज़्यादा रहती है। ये पिक्सॉक मैंने फ्लाईरोवो से ख़रीदा है और फ्लाईरोवो ने मेरे को सबसे बेहतरीन जो बॉडी क्वालिटी और अपने कनेक्टर्स की क्वालिटी वाला पिक्सॉक होता है वो भेजा है, और ये सबसे बेस्ट पिक्सॉक लगा। मैंने robo.in से भी एक पिक्सॉक मंगाया था और APM मंगाया था, और फ्लाईरोवो से भी मंगा सकता हूँ। हाँ, मेरे पास 2 पिक्सॉक हैं, तो दोनों में से मैंने कंपेयर किया तो मेरे को फ्लाईरोवो के पिक्सॉक की क्वालिटी अच्छी लगी और फ्लाईरोवो की यही अच्छी है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्लाईरोवो से खरीदें। अब ये है कि अब आपने ऐसे सेफ्टी स्विच वगैरह, पावर मॉड्यूल का कनेक्टर और अपना बजर लगा लिया हो, तो अब आपको इन सबको एक साइड से रख देना है और आपको डबल साइडेड टेप से इनको चिपका लेना है, जैसा मैं कर रहा हूँ। अब आपने देख सकते हैं कि मैंने पूरे में सब कुछ लगा लिया है। अब अपन को अपना बोर्ड कनेक्ट करना है। ये है अपना रिसीवर, ये अपना ट्रांसमीटर रिसीवर, मतलब ये रिमोट का रिसीवर है। तो अब इसमें आप सोच रहे होगे कि भाई ये 10 चैनल का रिसीवर है और पिक्सॉक में भी अपन 10 चैनल का कनेक्ट करना है, लेकिन पिक्सॉक में ये वाले रिसीवर कुछ लोग कहते हैं कनेक्ट नहीं होते। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको तरीका बताने वाला हूँ कि इस रिसीवर को कैसे कनेक्ट किया है। तो इस रिसीवर को कनेक्ट करने की जगह, अगर आपको करना है इस रिसीवर को कनेक्ट, तो आपको अपने रिमोट में जाना है। अपना आप जो भी रिमोट यूज़ कर रहे हो, अगर आप FSI 6S यूज़ कर रहे हो तो उसमें जाना है। FSI 6 यूज़ कर रहे हो, जो भी रिमोट हो, तो उसमें आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है, उसमें PPM आउटपुट। तो आपको इसमें PPM आउटपुट पे सिलेक्ट कर देना है इस रिसीवर को, और आपको इस रिसीवर के सबसे पहले वाले में जहाँ आपको PPM लिखा दिखेगा, तो वहाँ आपको एक वायर लगाना है, और वही सेम वायर आपको अपने पिक्सॉक के RC इन में लगा देना है। S बस में नहीं लगाना, अपन को RC इन में लगाना है। तो RC इन पिक्सॉक का PPM आउटपुट सपोर्ट करता है। तो ऐसे आप ऐसे रिसीवर को, मतलब आप FSI 6 को भी बिना PPM इनकोडर के लगा सकते हो। तो ये आपका पैसा बहुत बचा लेगा। PPM इनकोडर अपना 700 रुपये का आता है, ये उतने का नहीं आता, ये आपका फ्री में काम बन जाएगा। अब आपको इस हिसाब से अपनी मोटर्स की डायरेक्शन चूज़ करनी है। अब मोटर्स के आप तीनों वायर कनेक्ट करोगे, और अगर आपकी मोटर उल्टी घूम रही हो, इस डायग्राम के हिसाब से नहीं हो, तो आपको करना ये है कि अपने मोटर्स के वायर्स के कनेक्शन पलट देने। 3 वायर होते हैं, कोई भी 2 वायर के कनेक्शन पलटोगे तो आपकी मोटर रिवर्स हो जाएगी। अब आपको इस टाइप से कनेक्शन कर लेने हैं, और इसी टाइप से आपको ESC कनेक्ट करना है। पिक्सॉक में 1 2 3 4 5 6 ESC के मतलब 8 ESC के ऑप्शन मिलते हैं। अब ESC के जितने भी वायर्स हैं आपको इसी क्रम से कनेक्ट करने हैं। जैसे कि आपकी इस आर्म पे जो ESC है वो नंबर 1 में जाएगी पिक्सॉक के, और जैसे कि नंबर आपके सारे मोटर्स के नंबर जहाँ मोटर पे जैसे जैसे नंबर लिखे वैसे वैसे ESC के पोर्ट में नंबर्स जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको सारी ESC कनेक्ट कर लेनी है पिक्सॉक से, और आप देख सकते हैं मैंने सारी ESCओं को कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ अपने ESC के वायर्स थोड़े छोटे पड़ गए हैं, और आप देख ही सकते हैं, लेकिन आप फिर भी जुगाड़ वगैरह से आप इन ESC को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ये आपको ध्यान में रखनी, नहीं तो आप कुछ भी उड़ा सकते हो, जला सकते हो, ख़राब कर सकते हो। आप देख रखते हो आपकी इमेज, आपकी स्क्रीन पे 2 फोटो हैं, एक APM की, एक पिक्सॉक की GPS मॉड्यूल की। तो आपने देखा कि APM में तो 5 पिन लगती है, अपन इसमें M8N GPS यूज़ कर रहे हैं। M8N अगर आप नॉर्मली खरीदोगे तो उसमें 5 पिन का कनेक्टर लगा आता है, लेकिन उसी के पैकेट में आपको 6 पिन का कनेक्टर मिल जाता है। तो आपको करना क्या है कि उस 6 पिन के कनेक्टर को लगा लेना, 5 पिन कनेक्टर को निकालना। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या हो गया, भाई ये तो मैं लगा ही नहीं पाऊंगा पिक्सॉक में। तो ये कोई यूट्यूबर नहीं बताता। मैंने जितने वीडियो देखे और दूसरों ने भी मुझसे बहुत सवाल पूछा, भाई ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो ये चीज़ मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने PPM इनकोडर को बताया, और आपको GPS के पोर्ट के बारे में बताया, और आगे चल के भी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता। अब वो लोग क्यों नहीं बताते? क्योंकि उन लोग का काम रहता है जल्दी जल्दी में वीडियो बनाना, और जल्दी जल्दी में भी वीडियो बना देते 10 से 15 मिनट के अंदर। मेरा ये वीडियो 30 मिनट का है, तो 30 मिनट का अगर आप टाइम दोगे तो आप पूरा ड्रोन सीख जाओगे। इसके बाद आपको यूट्यूब पे जाके कोई भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, आपको इसी वीडियो में सब सीख जाओगे। लेकिन अब आप सोचो कि भाई तूने इतना लंबा वीडियो बना दिया, 30 मिनट का वीडियो बना दिया है, तो इतना लंबा वीडियो क्यों बना? बाकी लोग तो 10-10 मिनट में ड्रोन बनाना सिखा रहा है। तो आप सोच ही सकते हो कि 10 मिनट में कोई ड्रोन बनाना सिखा रहा है तो उसने सारे पॉइंट्स कवर नहीं किए, उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। वो मिस जो उसने किया है वो आपको देखना पड़ेगा। अब मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आके मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको कनेक्ट कर लेना है अपने उसको USB केबल से कनेक्ट करना है। पहले टेलीमेट्री से कनेक्ट नहीं करोगे, अपना टेलीमेट्री वाला ड्रोन है तो टेलीमेट्री से आपको स्टार्टिंग में कनेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको USB केबल से कनेक्ट करना है।
यूएसबी केबल से कनेक्ट करने के बाद आपको फर्मवेयर अपलोड करना है। अगर आप क्वाडकॉप्टर का फर्मवेयर अपलोड करोगे मतलब आप क्वाडकॉप्टर बना रहे हो, हेक्सा का अपलोड करोगे तो मतलब आप हेक्साकॉप्टर बना रहे हो। तो इस हिसाब से आपको फर्मवेयर अपलोड कर लेना है। और अब आपका ये डाउनलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट बताएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे जैसी मेरी स्क्रीन पे बता रहा है वैसे करेगा। मैंने इस वाले ड्रोन में मतलब इस वाले पिक्सॉक में पहले से अपना हेक्साकॉप्टर का अपलोड करके रखा है, तो यहाँ यह बता रहा है नो नीड टू अपलोड ऑलरेडी ऑन बोर्ड। ऐसा आपका भी बताएगा अगर आपके में पहले से हुआ, लेकिन होता नहीं है। आप नया खरीदोगे तो आपके में पहले से फर्मवेयर नहीं होगा, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कनेक्ट कर लेना है इसको दोबारा और चेक कर लेना है सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद डिस्कनेक्ट करके आपको यूएसबी केबल निकाल लेनी है, जैसे मैंने निकाल ली है। अब आपको इसको बैटरी से कनेक्ट करना है और अब इसको आपको टेलीमेट्री के जरिए कनेक्ट करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा टेलीमेट्री के जरिए कैसे कनेक्ट करना है। तो टेलीमेट्री को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कनेक्ट पे दबाना है, अपना कनेक्ट बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो ये टेलीमेट्री के जरिए कनेक्ट होने लगा। अब मैंने इसको टेलीमेट्री के जरिए इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि टेलीमेट्री में अपन को इसकी प्रोग्रामिंग बहुत आराम से हो जाती है। यूएसबी केबल में भी आप कर सकते हो, लेकिन उतनी आराम से और उतनी आसानी से और उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी अपनी टेलीमेट्री से हो जाती है। इसलिए मैं रिकमेंड यही करता हूँ आप टेलीमेट्री से प्रोग्रामिंग करें। अगर आपके ड्रोन में टेलीमेट्री आपने नहीं लगाई, पैसा बचा लिया टेलीमेट्री ना लगा के, तो आप कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, आपको यूएसबी केबल से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ठीक, तो अब आपको जाना है मैंडेटरी हार्डवेयर में। फ्रेम टाइप अपना पहले से सिलेक्टेड रहेगा, ये वाला ही सिलेक्टेड आपका होना चाहिए। एक्सेल कैलिब्रेशन में जाके आपको इसको मतलब एक्सेल कैलिब्रेट पे क्लिक करना है। अब आपको लेवल पे रखना, मतलब आपका ड्रोन सीधा रखा होना चाहिए इस समय। उसको आपको क्लिक व्हेन डन करना है। अब आपको लेफ्ट पे रखना है, तो अब आपको लेफ्ट पे रखना है ड्रोन और उस हिसाब से क्लिक करना है। अब आप देखो वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मेरा कंप्यूटर टेबल पे रखा है, उसका मेरे को एक वायरलेस कीबोर्ड दोस्त से मांग के लाया, ऐसे पैर से दबा दबा के वीडियो बनाना पड़ता है मुझे, इतनी बहुत मेहनत लगती है। आप ये समझ लो इस ड्रोन के वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगी, आराम से 10 दिन के ऊपर लग गया। और 10 दिन हर रोज़ मैंने मेहनत की, तब जाके इतनी एडिटिंग में तक 3 दिन लगे थे, इतनी खतरनाक। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्योंकि इस टाइप के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत रिसर्च भी लगती है और अपन को खुद भी सीखना पड़ता है कि ड्रोन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आपके ड्रोन में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं वीडियो में पूरी चीज़ें कवर कर दूं और आपको कमेंट में जाके परेशान ना होना पड़े। लेकिन अगर आपके ड्रोन में एक आध नई दिक्कत आ जाती है जो मैंने वीडियो में कवर नहीं की, तो आप कमेंट में जाके कमेंट में जाके आप पूछ सकते हो, मैं वहाँ रिप्लाई दे दूंगा। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे जाके भी पूछ सकते हो, मैं वहाँ भी रिप्लाई दे दूंगा। यहाँ तक कि मेरी एक वेबसाइट भी अक्षाइट.com, वहाँ मैंने फॉरम्स डाल रखी हैं, उन फॉरम्स पे जाके भी आप अपना अकाउंट बना के वहाँ दिक्कत पूछ सकते हैं, तो वहाँ भी मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। 3 जगह हैं जहाँ आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अब जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ कि जैसे जैसे स्क्रीन पे आ रहा है कि बैक नोज अप मतलब होता है नोज ऊपर, बैक मतलब होता है इसको उल्टा करना, नोज डाउन मतलब होता है नीचे करना। तो ऐसे ऐसे आपको पूरी प्रोग्रामिंग कर लेनी है जैसा मैं करता जा रहा हूँ। मैंने आपको स्क्रीन पे बता ही रहा हूँ कि ड्रोन कैसा आपको रखना है और आपको क्लिक कब कब कैसा करना है। अब जब इस पूरा हो जाए, कैलिब्रेट सक्सेसफुल लिखा आ जाए, तो आपको ड्रोन को सीधा रख देना है और सीधा रखने के बाद आपको कैलिब्रेट लेवल पे कर देना है। तो कैलिब्रेट लेवल आपको ऐसे करना है जैसे कि मैंने सीधा रखा। अब इसके बाद आपको कैलिब्रेट लेवल पे क्लिक कर देना है, तो ये भी कैलिब्रेट हो जाएगा। अब अपन को जाना है कंपास कैलिब्रेशन पे। तो अपन चलते हैं, ड्रोन को सीधा कर दो आप पहले, अपना फ्रंट जहाँ आपको फ्रंट रखना वहाँ रख के कंपास कैलिब्रेशन पे चलते हैं अपन। तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमने एक्सेल की रिविजन किया तो अपना जो ड्रोन है वो अपने मिशन प्लानर में सीधा बता रहा है। पहले अपन का ड्रोन सीधा नहीं आ रहा था, मिशन प्लानर में हल्का सा टिल्ट पे था, लेकिन अपना एक्सेल कैलिब्रेशन के बाद सीधा आने लगा। अब अपन कंपास कैलिब्रेशन में आ चुके हैं। तो कंपास कैलिब्रेशन पे आने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये सारे ऑप्शन जो मैंने टिक किए हैं वो आपके में भी टिक होने चाहिए। अगर जे अनटिक हो तो हो सकता है आपका कैलिब्रेशन अच्छे से ना हो। इन सबको टिक करके अब आपको अपने जो नीचे स्टार्ट बटन है ऑन मैक कैलिब्रेशन पे, ऑन बोर्ड मैक कैलिब्रेशन पे, उसको आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक, तो आपको देख सकते हैं आपको कंपास 1 के दोनों एक्सटर्नल यूज दिस कंपास और यूज दिस कंपास एक्सटर्नली माउंटेड कंपास टिक होना चाहिए और कंपास 2 और कंपास 3 में यूज दिस अकेला टिक होना चाहिए। अब आपको अपने ड्रोन को हर डायरेक्शन में घुमाना है, जितनी डायरेक्शन में आप घुमा सकें। और आप देख सकते हो मैक 1 और मैक 2 अपने जो पॉइंट्स हैं वो भरते जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कैलिब्रेट होता रहेगा। तो आपको ऐसे पूरे हर डायरेक्शन में घुमा घुमा के अपना कंपास कैलिब्रेशन कर लेना है। अब कंपास कैलिब्रेशन में क्या होता है कि अब आपको ड्रोन पूरा घुमाना
पड़ता है ना, तो यूएसबी केबल से अच्छे से नहीं हो पाता। इसलिए मैंने आपसे कहा था टेलीमेट्री से कनेक्ट कर लीजिए। यूएसबी केबल से इसकी प्रोग्रामिंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है, जैसे कि आपको एक्सेल कैलिब्रेशन करना तो उसके लिए भी यूएसबी केबल छोटी पड़ जाएगी, ये भी आपको इस टाइप की कैलिब्रेशन करनी तो इसके लिए यूएसबी केबल छोटी पड़ जाएगी। वो बात अलग है, अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा लंबी यूएसबी केबल है तो आप उससे कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास टेलीमेट्री है। टेलीमेट्री के बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, जैसे कि फ़ोन वगैरह से आप कंट्रोल कर सकते हो, फ़ोन पे आप अपने ड्रोन का सारा डाटा देख सकते हो जब वो उड़ रहा हो हवा में। तो इसलिए टेलीमेट्री बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, इसलिए आपको इसको हमेशा हर ड्रोन में लगाना चाहिए, भले ही वो किसी भी बजट का ड्रोन है। और अगर आप नए नए ड्रोन बना रहे हो, अगर आप ड्रोन सीख रहे हो, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि आप जीपीएस लगाओ, क्योंकि जीपीएस आपको ड्रोन सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आपका ड्रोन क्रैश नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें आपको फेल सेफ, लॉइटर जैसे मोड मिल जाते हैं जो आपको आपके ड्रोन को मतलब क्रैश होने से बचा लेते हैं। बाकी अगर आप जीपीएस नहीं लगाओगे तो आपको ड्रोन पूरे टाइम मैनुअल उड़ाना पड़ेगा, और मैनुअल उड़ाना क्या है कि थोड़ा खतरनाक रहता है। स्टार्टिंग में लोग नहीं सीख पाते, थोड़ा डर जाते, तो ड्रोन क्रैश हो जाता है। कभी कभार तो इधर उधर एक दो इंसानों में जाके घल जाता है, जानवरों में जाके घल जाता है, तो ड्रोन को भी नुकसान होता है और वो जिसमें घला है उसको भी नुकसान होता है। इसलिए स्टार्टिंग में अगर आपको ड्रोन बिल्कुल उड़ाना नहीं आता तो मैं बिल्कुल रिकमेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा बजट बढ़ा लो अपना और जीपीएस खरीद लो। अब आपको अपने ड्रोन को दोबारा मिशन प्लानर से कनेक्ट कर लेना, ये कंपास कैलिब्रेशन करके। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मिशन प्लानर ने बोला था कि आपको मिशन प्लानर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, आपने देखा ही होगा। तो इस टाइप से आपको इसको दोबारा कनेक्ट करना है। कनेक्शन में थोड़ा टाइम लगता है अपना पिक्सॉक का, तो इसलिए आपको करना है। एपीएम अपना थोड़ा जल्दी कनेक्ट हो जाता है। एपीएम के साथ दिक्कत ये है कि अब उसमें अपना मिशन प्लानर का नया अपडेट आने के बाद एपीएम में फर्मवेयर जल्दी अपलोड नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। पिक्सॉक की ये दिक्कत ख़त्म हो चुकी है। तो अब आपको जाना है, अपन ने एक्सेल और कंपास कैलिब्रेशन कर दिया, अब अपन को रेडियो कैलिब्रेशन करना है। तो रेडियो कैलिब्रेशन करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप कौन सा रेडियो यूज़ करो। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर आप पिक्सॉक के साथ बना रहे हो, एपीएम के साथ बना रहे हो, कम से कम FSI 6 लो। बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ FSI 6S लो, क्योंकि उसमें 10 चैनल होते हैं, तो गिम्बल वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर बजट नहीं है तो FSI 6 अकेला ले सकते हो, 6S लेने की ज़रूरत नहीं है। और 6S में आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं स्टिक हिला रहा हूँ वैसे वैसे सिग्नल हिल रहे हैं अपने मिशन प्लानर में। तो वो आपको कैलिब्रेट रेडियो पे क्लिक करना है। कैलिब्रेट रेडियो पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अपनी ये रेड लाइन्स आ गई, और अब आप जैसे जैसे स्टिक हिलाओगे आपको बिल्कुल हर स्विच को बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव करना है, तो आपका रेडियो पूरा कैलिब्रेट हो जाएगा। जैसा कि मैं हर स्विच को एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव कर रहा हूँ, अपनी हर स्टिक को भी, चारों स्टिक को भी एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव कर रहा हूँ। ऐसे आपको भी करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ कि आपको अगर जैसे कि इस टाइप की कैलिब्रेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरी akshay.com पे फोरम से वहाँ जाके हेल्प ले सकते हो और इंस्टाग्राम पे हेल्प ले सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ यहीं कि कभी कभार होता क्या है कि ड्रोन आपका कैलिब्रेट ढंग से नहीं होता है, या फिर ESC कैलिब्रेशन नहीं हो पाता है, तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, वो उड़ नहीं पाता। या तो वो उड़ता है तो एक साइड टिल्ट होकर उड़ता है, तो लोग सोचते भाई मेरा ड्रोन ख़राब है, मेरा मतलब एक आध पार्ट ख़राब है, वो टेंशन में हो जाते जैसे कि उनका APM पिक्सॉक ख़राब आया है, ऐसा वैसा। तो ये सब ख़राब नहीं होता, ये सब दिक्कतें तब आती जब आपने कैलिब्रेशन ढंग से नहीं किया हो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कैलिब्रेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम लेके ढंग से करना पड़ेगा, तभी आपका ड्रोन स्टेबल है। अगर आपने जल्दी में कैलिब्रेशन निपटा दिया तो हो सकता है आपका ड्रोन एक आध बार अच्छी से क्रैश हो जाए, टूट जाए और आपका अच्छा खासा 20,000 का नुकसान करवा दे वो, और हो सकता है कि वो उड़े ही ना, क्रैश तो छोड़ो वो उड़े ही ना, हवा में ही नहीं जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कैलिब्रेशन ऐसी चीज़ है ड्रोन की जो सबसे अच्छे से होनी चाहिए, और ड्रोन बनाने में कम टाइम लगता है, कैलिब्रेट ढंग से करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ड्रोन तो मैंने आपको इस वीडियो में 10 मिनट के अंदर दिखा दिया, कैलिब्रेशन तक के लिए मैं 30 मिनट तक इस वीडियो को ले गया, मतलब कैलिब्रेशन का वीडियो ही अकेला 20 मिनट का है। तो आप सोच लो आपको कितना टाइम लगेगा कैलिब्रेट करने में। ड्रोन तो मैंने इस वीडियो के 10 मिनट में ही बता दिया कि ड्रोन कैसे बनाना है, तो आप इसी से सोच सकते हो क्या चीज़ कितनी आसान होती है। अब यहाँ एक चीज़ होती है जो लोग भूल जाते हैं, फेल सेफ। लोग सोचते हैं कि अकेलापन को मिशन प्लानर में फेल सेफ चूज़ करना पड़ता है, रिमोट में भी एक ऑप्शन होता है फेल सेफ। अगर आपने रिमोट में फेल सेफ का ऑप्शन चूज़ नहीं किया है
तो आपका ड्रोन फेल सेफ नहीं होगा। अगर रिमोट की रेंज से वो बाहर जाता है तो वो उड़ता रहेगा, जैसा आप आगे बढ़ा रहे थे तो आगे जाता रहेगा, ऊपर बढ़ा रहे थे तो ऊपर बढ़ाता जाएगा, और वहाँ आपका ड्रोन खो जाएगा या फिर ऊपर से गिर के नीचे जाके टूट जाएगा पूरा। तो इसलिए आपको ध्यान से रिमोट में भी फेल सेफ का ऑप्शन लगाना है, नहीं लगाया तो आपका ड्रोन बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको रिमोट में भी फेल सेफ करना है। ये भी कोई यूट्यूबर नहीं बताता, अकेला मैं ही चिल्लाता रहता हूँ, तब भी मेरे पे कोई ध्यान नहीं देता। वो लोग फेल सेफ नहीं करते, 2-3 लोग अपना ड्रोन खराब कर चुके हैं। बल्कि मैं वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ कि मिशन प्लानर के साथ आपको ड्रोन में भी फेल सेफ का ऑप्शन, मतलब अपने रिमोट में भी फेल सेफ करना है। अब अपन ESC कैलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि ऐसी ट्यून्स अभी आ रही हैं। अब आपको यहाँ अपनी ESC कैलिब्रेट करने के लिए आपको सबसे पहले बैटरी निकाल देनी है। अब बैटरी निकालने के बाद आपको उसको दोबारा लगाना है। अब दोबारा लगाने के बाद आपको थ्रॉटल स्टिक सबसे ऊपर पकड़नी है, और आपको इस ट्यून की, पिक्सॉ की जो ट्यून है, जो उसके पिक्सॉ के बदल से आई, इसको ख़त्म होने के बाद आपको अपने मोड स्विच को दबाना है। तो इस टाइप से आपको मोड स्विच दबाए रहना है, और आपको ऐसी ट्यून आएगी। और ऐसी ट्यून आने के बाद आपका ESC कैलिब्रेशन हो चुका है। अब आपका ESC कैलिब्रेशन हो चुका है, अब आपको सबसे नीचे ले जानी है अपनी थ्रॉटल स्टिक, और अब आपको उसको छोड़ देना है, सबसे नीचे ले जाके ऐसे करके छोड़ देना है। अब आपको बैटरी निकाल देनी है। अब जब आप बैटरी निकालोगे और उसको दोबारा लगाओगे, बैटरी निकाल के जब आप दोबारा लगाओगे, और उसके बाद आपको करना क्या है, दोबारा अपना सेफ्टी स्विच दबाना है। अब सेफ्टी स्विच दबाने के बाद आपको अपने ड्रोन को ऑन करके देखना है। आप देख सकते हैं कि अपना ड्रोन आर्म हो चुका है। तो आपको एक और बार ट्राई करना, हो सकता है पहली बार में आर्म ना हो, तो मैं दूसरी बार ट्राई कर रहा हूँ, तो दूसरी बार में ये आर्म हो चुका है। अब आप देख सकते हैं अपना ड्रोन आर्म हो चुका है और अपनी मोटर्स घूमने लगी हैं, तो अपना ESC कैलिब्रेशन सक्सेसफुल है। अब आपका ड्रोन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको प्रोपेलर लगाना है। प्रोपेलर भी उसी डायरेक्शन में लगाना है जैसा कि मैंने आपको पहले सर्किट अपना डायग्राम बताया था हेक्साकॉप्टर का, वैसे आपको प्रोपेलर लगाने हैं। और अब अपन इसके ड्रोन का फ्लाइट टेस्ट करेंगे। तो ये है अपनी ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट। अपन ने एक प्रोपेलर अभी निकाल दिया, ये टेस्ट करने की बाई चांस अगर मोटर ख़राब हो जाती, ESC ख़राब हो जाती, अब प्रोपेलर हवा में टूट जाता है तो ड्रोन स्टेबल रहेगा कि नहीं। तो अपन इसको एक प्रोपेलर निकले हुए में उड़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।